गुड इवनिंग सर। आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निम्मी इलेक्ट्रीशियन जो क्वेश्चन बैंक है उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमने एक सीरीज चला रखी है और ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। ये सीरीज कंप्लीट आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए होने वाली है। चारों सेमेस्टरों के जितने भी मॉडल्स आपके दिए गए हैं उन सभी मॉड्यूल का हम इस वीडियो में विस्तृत से हल करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो नंबर आपका जो ये वीडियो रहेगा, आज का ये जो वीडियो रहेगा ये वीडियो नंबर 3 रहेगा और इसमें जो मॉड्यूल की बात करेंगे तो मॉड्यूल नंबर 3 आपका ये रहने वाला है। ठीक है, ये गलती से यहाँ 4 छप गया है लेकिन ये मॉड्यूल नंबर 3 आपका यहाँ से रहने वाला है। चलिए डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ये आपसे पूछा गया है। तो पुनः बांधने योग्य फ्यूज की बात की गई है, मतलब रीवायरेबल फ्यूज की यहाँ पर बात की गई है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो रीवायरेबल फ्यूज है इसकी जो धारा वहन क्षमता होती है वो 0.81 होती है। रिवायरेबल फ्यूज की धारा वहन क्षमता कितनी होती है? 0.81। अब इसको 32 एम्पियर के लिए रेटेड करना है तो आपको करना क्या होगा, 32 को आपको गुणा कर देना है 0.81 से। ठीक है, आप यदि 32 को 0.81 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 25 पॉइंट कुछ आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 26 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रिवायरेबल फ्यूज की धारा वहन क्षमता कितनी होती है? तो 0.81 होती है रिवायरेबल फ्यूज की धारा वहन क्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज का मतलब SWG की जो पॉसिबल रेंज होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो SWG से तार का आकार मापने के लिए परास जो होगी वो क्या होगी? 0 से 44 होगी, 0 से 42 होगी, 0 से 38 होगी या फिर 0 से 36 होगी। ठीक है, तो SWG की जो स्टैंडर्ड वायर गेज आती है ना, स्टैंडर्ड जो प्रास आती है वो कितनी आती है? वो आपकी आएगी 0 से 36 SWG। ये आपके ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर, 0 से 36 SWG। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है SW और G। ठीक है, एक आपका होता है व्यास। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। यदि आपका स्टैंडर्ड वायर गेज में SWG किसी में चालक का जो SWG का जो साइज़ है वो यदि बढ़ रहा है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 0 जो है आपका, जो 0 दिया गया है मान, इस 0 की जो तार की जो मोटाई होगी वो सबसे अधिक होगी, जबकि 36 SWG तार की जो मोटाई होगी वो सबसे कम होगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ये दिखाया गया है कि इस तार के जोड़ का नाम आपको बताना है। ये जो आपको तार दिया गया है, इस तार के जोड़ का नाम आपको बताना है कि कौन सा जोड़ यहाँ पर लगाया गया है। देखिए पहली बात तो, यदि इस प्रकार से आपको कोई दो वायर दे दिए जाएं, यदि इस प्रकार से कोई आपको दो वायर दे दिए जाएं तो इसको बोलते हैं अपन एक तरीके से, यदि मैं सिंपल रूप से बता रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम टी जॉइंट। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। अब थोड़ा अलग क्या है? देखिए इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं ना, उसमें क्या है कि यहाँ से वायर आ रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से आपका जो ये जॉइंट है ये लगाया गया है। तो इस जॉइंट में आपको देखिए यहाँ पर एक गांठ पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर एक गांठ के रूप में आपको आकृति दिखाई देगी। ठीक है, आप लोग दोबारा से देखिए, इस आकृति को आपको देखना है, इस आकृति को। ठीक है, ये जो इतनी आकृति आपको देखनी है तो इसमें गांठ के रूप में आपको दिखाई देगी। तो अब बताना है आपको इस तार का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए एरियल टेप जोड़, ऑप्शन नंबर बी नोटेड टेप जोड़, ऑप्शन नंबर सी डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ और ऑप्शन नंबर डी डबल क्रॉस टेप जोड़। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा वो होगा नोटेड टेप जोड़। और नोटेड टेप जोड़ को ही क्या बोलते हैं? नोटेड टेप जोड़ को ही बोलते हैं गांठ युक्त वायर।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, गांठ युक्त वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत जो लोहा होता है, मतलब जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, उसके लिए कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करोगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। गैल्वेनीकृत के लिए आप लोग रोजिन का जो या रेजिन का जो फ्लक्स होता है, इसका सोल्डरिंग का आप लोग यूज करोगे। अब इसका जो साधारणतः यूज होता है रेजिन का, वो किस में किया जाता है, रोजिन का विद्युत चालकों के जोड़ के लिए रोजिन सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज लिया जाता है। ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड में कई बार आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोलिक एसिड में जल की मात्रा बताइए, तो हाइड्रोलिक एसिड में जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है, जबकि अम्ल की मात्रा कितनी होती है, 20% होती है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मात्रा उत्पादन और टनिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करेंगे। मात्रा उत्पादन मतलब अधिक मात्रा, अधिक क्वांटिटी में आपको उत्पादन करना है और टनिंग का कार्य करना है, तो इसके लिए आप कौन सी सोल्डरिंग का यूज करोगे, तो इसके लिए आप लोग हमेशा याद रखना डीप सोल्डरिंग का यूज करोगे। कौन सी सोल्डरिंग का यूज करोगे, डीप सोल्डरिंग का यूज करोगे आप लोग। क्वांटिटी में अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो किसका, डीप सोल्डरिंग का आप लोग उपयोग करोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक कुछ बता देता हूँ। ज्वाला जोड़ के साथ यदि आपको सोल्डरिंग करनी है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करनी है, तो इसका जो जोड़ होगा ये बहुत ही मजबूत होगा। और यदि आपको सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करनी है, तो इसका रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह में यूज किया जाएगा। और यदि आपको सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करनी है, तो इसका जो उपयोग किया जाएगा वो घरेलू कार्यों में किया जाता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है, तो इस जो क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि XLPE का पूर्ण रूप आपको बताना है। XLPE का क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, या फिर एक्स रे लिंक लाइन फेज एथरिंग, या फिर क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। तो बिल्कुल सही राइट आंसर क्या होगा इसका, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। ठीक है, XLPE केबल का नाम होगा क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन केबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो दिखाया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। अब ये देखिए सर्विंग परत का उपयोग है। वैसे तो यहाँ पर चित्र की आवश्यकता नहीं थी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिखाया गया था, उस क्वेश्चन नंबर 6 का चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए आपको करना क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि जो ये भाग आपको दिखाया गया है, कौन सा भाग, ये जो भाग है ये आपको दिखाया गया है, इसको एक्स नाम दिया गया है, ये किसके रूप में इसको इंगित करते हैं। तो देखिए आप लोग एक बार फिर से देखिए, जो एक्स का ये जो भाग आपको दिखाया गया है, इस भाग का नाम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सभी बता देता हूँ, सारे भाग जो भूमिगत केबल होता है। एक आपको सूत्र याद रखना है, कैम्बस, CIMBAS, ये सूत्र आपको याद रखना है। यदि आपने ये सूत्र याद रख लिया तो ये समझो आपने आधी सी जो भूमिगत केबल है उसको याद कर लिया। बिल्कुल सिंपल सूत्र है, कैम्बस। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सी का जो मतलब होगा वो होगा कोर, ठीक है, चालक तार। या आई का मतलब होगा इंसुलेटेड इंसुलेशन, एम का मतलब होगा मेटेलिक शीट, धात्विक कवच, बी का मतलब होगा ब्रॉन्डिंग, और ए का मतलब होगा आर्मरिंग, एस का मतलब क्या होगा, सर्विंग। ठीक है, कोर होगा, पहले नंबर पे आपका कोर होगा, उसके बाद में आपके पास इंसुलेशन होगा, फिर आपके पास मेटेलिक शीट होगी, फिर आपके पास क्या होगा, ब्रांडिंग होगी, उसके बाद में आपके पास आर्मरिंग होगी, उसके बाद में सर्विंग होगी। ठीक है, तो चलिए तो पहला नंबर की बात करते हैं। तो ये जो यहाँ तक के आपको दिखाए गए हैं, ये क्या हो गई, ये कोर हो गई। इसके बाद में यदि हम इनकी बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो ये जो हो गई आपका इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे, तो जो ये भाग आपको दिखाया गया है,
ये भाग आपका क्या हो गया, ये हो गया मेटेलिक शीट। इसके बाद में जो एक्स का भाग आपको दिखाया गया है ये क्या हो गया, ये बेंडिंग हो गया, और ये जो भाग हो गया ये आर्मरिंग हो गया, ये जो भाग हो गया ये क्या हो गया, सर्वरिंग हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आपसे पूछा गया था एक्स, तो 6 में आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रेंडिंग होगा। क्या होगा 6 में राइट आंसर, ये होगा आपका ब्रेंडिंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये आपसे पूछा गया भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। सर्विंग परत का उपयोग क्या होता है, ये पूछा गया किसका, सर्विंग परत का। मतलब जो ये लास्ट में आपको ये जो परत दिखाई गई है इसका उपयोग क्या होता है, ये आपको दिया गया है केबल में नमी से बचाने के लिए। ठीक है, ये आपको दिया गया है केबल में नमी से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है कि केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सर्विंग की बात कर रही है, तो सर्विंग क्या करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सर्विंग क्या करेगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाएगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में बनाया गया। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो आपका जो सर्विंग होगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से कौन बचाएगा, सर्विंग। धात्विक कवच को क्षरण से कौन बचाएगा, ये आपसे पूछा गया। धात्विक कवच को क्षरण से कौन बचाएगा, तो ब्रेंडिंग बचाएगा। ठीक है, और केबल को यांत्रिक क्षति से कौन बचाएगा, तो यांत्रिक क्षति से आर्मरिंग बचाएगा। और जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया था, केबल को नमी से कौन बचाएगा, तो मेटेलिक भाग जो होगा केबल को नमी से बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लूप टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक लूप टेस्ट किया जाता है, एक मुर्रे टेस्ट किया जाता है भूमिगत केबल में दोष को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार के दोष को स्थान को। अब आइए आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इस लूप टेस्ट में किस प्रकार के दोष को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो आपको भाग दिखाया गया है ये भाग आपको दिखाया गया है चालक तार का, कंडक्टिव मटेरियल का। ठीक है, ये चालक तार हो गया, और चालक तार को इसको जो ये ऊपर वाला भाग है इसको इससे जोड़ दिया मैंने, तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, शॉर्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, या इसको मैं क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने बोल दिया इसको शॉर्ट बोल दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया ये। ठीक है, तो इस दोष को क्या बोलेंगे, इस दोष को बोलेंगे शॉर्ट सर्किट दोष। क्या बोलेंगे इस दोष को, शॉर्ट सर्किट दोष। अब यदि इसकी तरह ना हो करके ये कुछ इस प्रकार से होता, यहाँ पर अर्थिंग कर दी जाती, यहाँ पर इसको सीधे लेकर के अर्थिंग कर दी जाती, तो इसको क्या बोलते, ग्राउंड फॉल्ट बोलते। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल को बिछाने की विधि प्रयोग की जाती है। जो उत्पादन संयंत्र होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, उस जनरेटिंग स्टेशन में कौन सी केबल बिछाने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि केबल को बिछाने की कौन सी विधि जो है उत्पादन संयंत्रों में, जनरेटिंग स्टेशनों में आप लोग यूज करोगे। तो आप लोग कौन सा यूज करोगे, ऑप्शन नंबर बी, रैक्स इन एयर, हवा में रैक बिछाना। हवा में रैक के माध्यम से आप केबल को बिछा सकते हैं जनरेटिंग स्टेशनों में। अब कौन कौन से स्टेशनों में आप लोग हवा में रैक को बिछाते हैं, एक तो उत्पादन केंद्रों में, जनरेटिंग स्टेशनों में, एक ट्रांसमिशन केंद्रों में, एक बड़ी औद्योगिक इकाइयों में, और एक सुरंग की वायरिंग करते समय आप लोग क्या करोगे, हवा में रैक को बिछाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 11 नंबर का। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तांबे के परमाणु के आबंध का मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल में कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जो मैं बात करूँ, यदि कॉपर की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो कॉपर की जो परमाणु क्रमांक होते हैं कितनी होती है, 29 होती है। ठीक है, अब 29 को आप लोग डिवाइड करोगे कैसे, इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में, तो आपको पता है 2, 8, 18 और 32 इसी प्रकार से आप लोग भरोगे। तो ठीक है, 2 और 8 10, 10 और 18 कितने हो गए, 28 हो गए। अब लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यही पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, और 12 में आपसे पूछा गया है नियन लैंप, ये नियॉन नहीं है, एक्चुअल में क्या है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है। नियॉन लैंप में आप लोग विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, देखिए हीटिंग इफेक्ट
इफेक्ट बिल्कुल नहीं कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस में होता है, वो हीटर के अंदर होता है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की। और ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने ऑप्शन नंबर बी रहा। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव इसमें नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव किस में होता है? चुंबकीय प्रभाव अपना मोटर जनरेटर सेट में होता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यदि बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रभाव मतलब रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव सेल बैटरी के अंदर आता है। नियोन लैंप की पूछा गया है, तो नियोन लैंप में क्या होता है, गैस भरी जाती है। तो इसी कारण क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गैस आयनीकरण प्रभाव जो होगा उसका यूज करेंगे किसमें, नियोन लैंप के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है कुचालक प्रतिरोध की इकाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, किसकी? कुचालक प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, ओम, ओम जो है किसकी इकाई होती है, तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। किलो ओम बात करें तो ये भी रेजिस्टेंस की होती है, मिली ओम भी रेजिस्टेंस की होती है और मेगा ओम भी रेजिस्टेंस की होती है। इतना तो आपको पता लग गया कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। अब ये कुचालक के लिए पूछ रहा है, मतलब कि इंसुलेशन के लिए पूछ रहा है। और इंसुलेशन की जो मोटाई होगी वो, या सॉरी जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, जितना मैक्सिमम हो सके ना उतना ही अपने लिए अच्छा है। तो कितना माना जाता है, लगभग मेगा ओम में इंसुलेशन का रेजिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बात करेंगे कि जो किलो ओम होता है, किलो ओम का मतलब कितना होता है, 10⁻³ होता है किलो ओम का मतलब। मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ होता है। और मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁻6 ओम होता है मेगा का मतलब। ये आपको यहाँ से याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संचालन करता है। ऐसी डिवाइस आपको बतानी है जो करंट पोजीशन से भी मैक्सिमम धारा का जो है वो उपयोग कर सकता है, धारा का संचरण कर सकता है। तो कार्टेज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, रिवायरेबल फ्यूज जो होगा वो अधिक अतिरिक्त धारा का संचरण कर सकता है, रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करना है, तो एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए केरअललाइट जो सोल्डर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से सोल्डर का, केरअललाइट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए बोल सकते हैं अपन, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, केरअललाइट सोल्डर को बोलेंगे काइनोल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, काइनोल। ठीक है, ये बोलेंगे इसको काइनोल। और काइनोल में जो इसका जो सोल्डर होगा, इसको नंबर जो होंगे आयरन के लिए, सॉरी एल्यूमिनियम के लिए आयन नंबर 7, आयन नंबर 7 का सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज लिया जाता है। ठीक है, यदि मैं इससे और बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के लिए सोल्डर जो होगा ना वो कौन सा होगा, तो वो सोल्डर होगा AlCap प्रकार का जो सोल्डर होगा, CAP प्रकार का जो सोल्डर होगा वो सोल्डर यूज लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया गया है ये थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई सोल्डर है और वह पिघला हुआ सोल्डर है, तो उस पिघले हुए सोल्डर को यदि आप लोग बार बार पिघलाओगे तो क्या होगा, टिन का जो भाग है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल राइट है, पिघले हुए सोल्डर को यदि आप लोग बार बार पिघलाओगे तो जो टिन का भाग है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और यदि शीशे का भाग कम हो जाएगा तो क्या होगा, यदि ये पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन में कि शीशे का भाग कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो सोल्डर होगा ना वो क्या हो जाएगा, कठोर बन जाएगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बह रही है। एक केबल है उसमें PVC कुचालक का इंसुलेशन किया गया है, तो इस PVC
पीवीसी कुचालक के इंसुलेशन का क्या होगा यदि अत्यधिक जो धारा है वो लंबे समय तक उसमें बह रही है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कुचालक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कुचालक का रेजिस्टेंस कैसे घटेगा उसकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पीवीसी, ये आपको दिया गया है कि पीवीसी कुचालक का क्या होगा। जैसे मैं बात करूं कि ये आपके पास एक केबल दी गई है, ये आपके पास केबल है, इसके ऊपर इंसुलेशन किया गया है। जैसे मान लिया कि ये आपके पास इंसुलेशन किया गया है, ठीक है, ये जो भाग है ना, ये जो भाग, ये आपका ये इंसुलेशन किया गया है जितने लंबे समय तक, और ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अत्यधिक धारा लंबे समय तक इस तार में से प्रवाहित हो रही है। इस तार में से अत्यधिक धारा आई करंट है, जो अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही है। भाई करंट का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट का मान भी तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल सर, करंट का मान ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होगा, कम होगा। H बराबर आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यदि H का मान, यदि रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का मान घटेगा, रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो हीट का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। कौन सी विधि है जो संकीर्ण क्षेत्र, मतलब बिल्कुल जो कम क्षेत्र होता है ना उसमें यूज ली जाती है, बिल्कुल मतलब घिरे हुए क्षेत्र में, तो उसमें कौन सी आएगी, तो उसमें बोलते हैं अपन डक्ट वाली। ठीक है, कौन सी, डक्ट पाइप्स का यूज लिया जाएगा संकीर्ण क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 दिखाया गया है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ आपसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। पहले यहाँ पर बना हुआ था एक्स, तो हमने क्या बोल दिया था, ब्रेंडिंग से जस्ट पहले मैंने अभी बताया था आपको एक चीज़ याद रखनी है, CIMBAS, कैम्बस आपको याद रखना है। सी का मतलब क्या हो गया, ये जो आगे का भाग आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक, केवल इतना भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, कोर हो गया। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये इंसुलेटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या हो गया, ये मेटेलिक शीट हो गया। फिर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा था, ये जो भाग दिखाई दे रहा था, ये क्या हो गया, बेंडिंग हो गया। इसके बाद में ये जो भाग आपको दिखाई देगा, ये भाग, ये क्या हो जाएगा, ये सर्विंग, ये आर्मरिंग हो जाएगा। ये भाग क्या हो जाएगा, ये सर्वरिंग हो जाएगा। तो एक्स भाग से पूछा गया है, एक्स भाग ये है, तो एक्स भाग कौन सा आ गया, मेटेलिक शीट आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, मेटेलिक शीट या लेड शीट से ये एक्स भाग आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। और अभी मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ये देखिए, ये आपके सामने चित्र दिया गया है, ये आपको क्या दिया गया है, एक कंडक्टर दिया गया है, कंडक्टर को यहाँ से शॉर्ट कर दिया गया, SHORT, क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। तो शॉर्ट करेंगे तो कौन सा दोष हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ से यदि इसको सीधा अर्थिंग कर दें और एक अर्थिंग यहाँ से कर दें तो दोष कौन सा हो जाएगा, ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया गया है, भूमिगत केबल में कौन से भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा जो भाग है वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, धात्विक कवच को बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो धात्विक कवच को कौन बचाएगा, भाई बेंडिंग बचाएगा। धात्विक कवच को कौन बचाएगा, ब्रेंडिंग बचाएगा। ठीक है, यदि धात्विक कवच की बात करूँ, ब्रेंडिंग बचाएगा। अब यदि मैं बात करूँ, देखिए धीरे धीरे मैं सभी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सर्विंग जो है ना, सर्विंग वो किसको बचाएगा, वो आर्मरिंग को बचाएगा। सर्विंग किसको बचाएगा, आर्मरिंग को बचाएगा। ठीक है, आर्मरिंग किसको बचाएगा, आर्मरिंग जो बचाएगा वो ब्रेंडिंग को बचाएगा। ब्रेंडिंग लेड शीट को बचाएगा। लेड शीट किसको बचाएगा, इंसुलेशन को बचाएगा, आई को बचाएगा। और आई किसको बचाएगा, सी को बचाएगा। ये चीज़ इस प्रकार से बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करते समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यदि आपको कोई सोल्डरिंग आयरन का आप यूज कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो उसको स्टैंड में क्यों
क्यों रखना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। यह जलने और अग्नि को रोकता है, यह जलने को और अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करता है, सोल्डरिंग प्रक्रिया के समय को बचाता है और सोल्डरिंग संचालक को विद्युत झटके से बचाता है। जी बिल्कुल सही है, दो चीज़ें इसमें आपको सही लग रही होंगी। देखिए ये अतिरिक्त ऊष्मा को नहीं करेगा, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय भी नहीं बचाएगा। तो एक तो ये आ गया, संचालक को विद्युत झटके से बचाने का भी काम करता है और एक करता है यह जलने और अग्नि को रोकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ना, ये दोनों ही राइट आंसर हैं इसमें, लेकिन माना गया है विभाग की तरफ से ऑप्शन नंबर ए को माना गया है। ठीक है, यह जलने और अग्नि को रोकने का काम करता है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा प्रायोरिटी इस ए ऑप्शन को आपको देनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। आपके पास जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार के तारों के जो जोड़ हैं वो पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो भाई ये जंक्शन बॉक्स क्या होता है, तो जैसे मैं बात करूँ यदि इसमें जंक्शन बॉक्स की, तो देखिए यदि जंक्शन बॉक्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका एक जंक्शन बॉक्स है। आपने देखा होगा ना जंक्शन बॉक्स किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का आपका जंक्शन बॉक्स होता है। ठीक है, ये आपका जंक्शन बॉक्स होता है, चारों तरफ से पाइप वगैरह लगाए, पाइप निकालने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसमें जो इस प्रकार से आप लोग तार को डालते हैं। ठीक है, ये आपके जो ये तार हैं इस प्रकार से आप तार को डालते हैं। तो जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के जो जोड़ हैं वो पाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसको जोड़ को जो बोलते हैं अपन वो बोलते हैं रेट टेल जोड़। ठीक है, रेट टेल जोड़ पाए जाते हैं जंक्शन बॉक्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 दिखाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 दिखाया गया है कि इस जोड़ का नाम आपको बताना है। ये जो जोड़ आपको दिखाया गया है इस जोड़ का नाम आपको बताना है। देखिए आप लोग ज़्यादा गौर करके देखेंगे ना तो यहाँ से एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, दोबारा से आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को ध्यान केवल इतना होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ से जो जोड़ जा रहा है ना, ये कौन सा जोड़ है, इस जोड़ को बोलेंगे अपन मैरिड जोड़। कौन सा जोड़ बोलेंगे भाई, इस जोड़ को बोलेंगे मैरिड जोड़, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरीके से लिपटे हुए हैं। तो इसी कारण से इस जोड़ को मैरिड जोड़ का नाम दिया गया है। बाकी सभी जोड़ों की हम लोग आगे इसी प्रकार से बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक गांठ जोड़ की बात की थी जिसमें कुछ इस प्रकार से गांठ लगी हुई थी। ठीक है, तो उसकी बात की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया ब्रिटेनिया टी जोड़ का उपयोग क्या किया जाता है। ब्रिटेनिया टी जोड़ का उपयोग लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है, लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापना करने के लिए नहीं, चालक पर यांत्रिक तनाव की आवश्यक नहीं, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ने हेतु बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रिटेनिया टी जोड़ का। ठीक है, सॉरी ब्रिटेनिया टी जोड़ पूछा गया है। ठीक है, सीधा जोड़ आपसे नहीं पूछा गया है, सॉरी फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है ब्रिटेनिया टी जोड़। तो ब्रिटेनिया टी जोड़ का प्रयोग आप लोग कहाँ से करोगे, तो ब्रिटेनिया टी जोड़ का प्रयोग आप लोग करोगे सिरोपरी लाइनों में सेवा में जोड़ के लिए, सिरोपरी लाइन में सेवा में जोड़ के लिए यूज़ करोगे। ये लंबाई बढ़ाने के लिए आप सीधा ज्वाइंट का यूज़ करोगे। ठीक है, टी जोड़ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इस प्रकार से आपका जो ब्रिटेनिया टी जोड़ होता है, इस प्रकार से आपका जोड़ लगाया जाता है ब्रिटेनिया टी जोड़। ये सेवा लाइन से सेवा का जुड़ाव करने हेतु, ठीक है, सर्विस लाइन से, जैसे ये कोई सर्विस लाइन जा रही है, ये आपकी सर्विस लाइन हो गई, इस सर्विस लाइन से अलग से आपको कनेक्शन लेने हैं सेवा जुड़ाव के लिए, तो ये इस प्रकार से आपको कनेक्शन लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। डियर फ्रेंड्स, यदि इसी प्रकार की सीरीज़ आपको कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिए कि इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो को PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।